अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, कंट्रोल ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली दो डेफिनेशन आ जाती हैं, होमोस्टेसिस की और स्टेडी स्टेट की। होमोस्टेसिस बेसिकली क्या है, जैसे कि आप जो 9th डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास जो यह होमोस्टेसिस होती है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी कि हम जो है इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर रहे हैं अगेंस्ट और फ्रॉम द फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे जी डेफिनेशन है, मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट बेसिकली क्या है, एक हमारे पास अनचेंजिंग लेवल है ऑफ सम फिजियोलॉजिकल वेरिएबल विच इज़ कांस्टेंट। लाइक हमारे पास जो है स्टेडी स्टेट में एक अनचेंजिंग लेवल आ जाता है, एक कॉन्स्टेंसी आ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास जो उसकी जो वैल्यू है वो नॉर्मल है या वो होमोस्टेटिक वैल्यू के इक्वल है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जांपल जब हम कोई एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं एंड आफ्टर द 40 मिनट्स वी आर परफॉर्मिंग दैट एक्सरसाइज एंड इस टाइम क्या होगा, हमारे पास की जो टेम्परेचर है बॉडी का ज़ाहिर है बॉडी हीट प्रोड्यूस करेगी। इस दौरान 40 मिनट्स आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं तो बॉडी हीट प्रोड्यूस करेगी। तो उससे क्या होगा, एक टाइम पे आगे जब टेम्परेचर एक टाइम पे तो बॉडी का इंक्रीज़ करेगा, लेकिन अदर मिनट या अदर टाइम क्या होगा कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो वैल्यू नॉर्मल है। बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया लेकिन बाद में वो स्टेडी स्टेट पे चला गया, लेकिन इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स नॉट इक्वल टू द होमोस्टैटिक वैल्यू। यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। लाइक जब हम एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है लाइक बहुत नॉर्मल चीज़ है कि जो हमारा 37 डिग्री टेम्परेचर है ये बॉडी का नॉर्मल रेस्टिंग कोर टेम्परेचर है। तो जब पर्सन एक्सरसाइज परफॉर्म की तो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ किया और इस पे जाके वो स्टडी लेवल पे चला गया। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये वैल्यू नॉर्मल है, ये एक अनचेंजिंग लेवल पे वैल्यू आ गई है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। नेक्स्ट आप समरी देख दीजिएगा। होमोस्टेसिस इज डिफाइंड एज मेंटेनेंस ऑफ ए कांस्टेंट और अनचेंजिंग नॉर्मल इंटरनल इन्वायरमेंट ड्यूरिंग अनस्ट्रेस्ड कंडीशंस। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टेडी स्टेट, defined as constant internal environment, but it doesn't mean that internal environment is normal. For example, when the body is in a steady state, a physiological variable like heart rate is constant. अब आगे हमारे पास कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। यानी बॉडी के अंदर हमारे पास बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम है जो उनका बेसिकली ओवरऑल गोल क्या है कि वो रेगुलेट कर रहे हैं किसी न किसी चीज़ को, किसी फैक्टर को एट और नियर एनी कांस्टेंट वैल्यू और सेट वैल्यू। मतलब जो बहुत से कंट्रोल सिस्टम जो काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन की सिंथेसिस करा रहे हैं, ब्रेक डाउन करा रहे हैं, मेंटेनेंस करा रहे हैं अमाउंट ऑफ स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स की। लाइक यहाँ पे एग्जांपल दी, इसमें एक्सप्लेन किया कि हमारे पल्मोनरी सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो वर्क कर रहे हैं टुगेदर। ऑक्सीजन जो है उसको रिप्लेनिश करा रही है, इसका जो हमारे पास जो लेवल को मेंटेन कर रहे हैं इनसाइड द बॉडी, और रिमूव कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। लाइक एक पॉइंट मेंशन है कि अगर कोई बॉडी कोई पर्सन जो है स्ट्रेनस एक्सरसाइज के अंदर भी लेवल ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन कर रहा है, तो इसका ये मतलब ये नहीं कि इट इज़ नॉट एन एक्सीडेंट बट द एंड रिजल्ट ऑफ ए गुड कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है नेचर ऑफ कंट्रोल सिस्टम। हमारे पास दो तरह के बेसिकली कंट्रोल सिस्टम होते हैं, एक होते हैं नॉन बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम और दूसरे होते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम। पहले हम बात करते हैं नॉन बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम्स की। लाइक यहाँ पे जो एग्जांपल है थर्मोस्टेट रेगुलेटेड हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम की इन अ होम। सपोज हम जो थर्मोस्टेट उसको हमने सेट किया 20 डिग्री सेल्सियस पे, सही है। अब अगर तो हमारे पास जो टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर का वो अगर अवे जाएगा 20 डिग्री से, तो यानी अगर वो इंक्रीज़ करे तो ये क्या करेगा, जो हम इसका जो सेंसर है वो क्या करेगा, जब वो इसको स्टिमुलस मिलेगा कि टेम्परेचर जो है वो अबव जा रहा है सेट पॉइंट से, तो वो क्या करेगा, कंट्रोल सेंटर को मैसेज भेजेगा और कंट्रोल सेंटर रिस्पांस कैसे प्रोड्यूस करेगा, वो थर्मोस्टेट के जो हीटिंग सेंटर्स हैं, हीटिंग सिस्टम जो है उसको टर्न ऑफ कर देगा, ताकि जो है ग्रेजुअली टेम्परेचर जो है दोबारा से वो नॉर्मल पे जो हमने हमारा जो सेट पॉइंट था उस पर आ जाए। अब इन कंट्रास्ट अगर देखें कि अगर टेम्परेचर हमारे पास डिक्रीज़ कर रहा है सेट पॉइंट से, तो उसमें इस केस में क्या होगा, थर्मोस्टेट जो है वो सिग्नल करेगा हीटिंग सिस्टम को कि वो अपना ऑपरेशन दोबारा से बिगिन करा दे। तो इसमें भी इस केस में वो क्या करेगा, दोबारा से मेंटेन कर देगा। इस तरह से थर्मोस्टेट रेगुलेटेड हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम क्या करेगा कि टेम्परेचर को मेंटेन करेगा और वो इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें सेट पॉइंट से। अब नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम। इसमें बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है सेंसर, सेकंड वन इज़ कंट्रोल सेंटर एंड थर्ड वन इज़ इफेक्टर। इसमें बेसिकली ऐसे ही है, फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई स्टिमुलस मिला है, जैसे कि हो गया हमारे पास फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ करे बॉडी के अंदर, तो स्टिमुलस मिलेगा जैसे ही बॉडी को,
स्टिमुलस क्या करेगा कि जाके कंट्रोल सेंटर को जाके इन्फॉर्म करेगा, और कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, उसके रिस्पॉन्स में ब्रीदिंग इंक्रीज़ करा देगा ताकि उसको नॉर्मल पे लेके आ सके। इस तरह से वो कंट्रोल करेगा। इससे इसको ये बेस्ट एग्जांपल है जैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम की। लाइक ये जो बस जो है साइकिल है, इसमें फॉर एग्जांपल मैंने पहले बताया कि जो वहाँ पे जो नॉर्मल लेवल था, होमोस्टेसिस था, इक्वल था, एक नॉर्मल लेवल है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर की बात हो उसके अकॉर्डिंग देखे जाए तो अगर 2 लीटर है और टू मच है तो स्टिमुलस जाएगा किसके थ्रू जाएगा, अगर चेंजेस जब आएंगे इंटरनल कंडीशंस में तो स्टिमुलस जाएगा सेंसर के थ्रू, हो जाएगा कंट्रोल सेंटर के पास, देन वो है इफेक्टर जो है के थ्रू रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। और देखें यहाँ पे जो था इरेगुलर था यानी टेम्परेचर, या फिर मतलब लाइक उसकी जो अब्रप्टनेस आ रही थी उसके अंदर, उसको मेंटेन कराया कंट्रोल सेंटर ने, यानी उसने उसके नेगेटिवली इफ़ेक्ट किया, उसके अपोजिट इफ़ेक्ट किया। यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव फीडबैक है। ये पॉजिटिव फीडबैक बेसिकली क्या होता है कि जो हमें स्टिमुलस मिलता है, फर्दर जो सेंटर है इफेक्टर के थ्रू उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कराता है, लेकिन नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, हमारे पास जो कंट्रोल सेंटर है उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देता है, यानी वो उसके ऑपोजिट काम करता है। अब यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक, यानी उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी ऑपरेट वाया नेगेटिव फीडबैक। यहाँ पे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल वही वाली कि अगर इंक्रीज हो रही है एक्स्ट्रा सेलुलर कार्बन डाइऑक्साइड अबव द नॉर्मल लेवल, तो रिसेप्टर क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा कंट्रोल सेंटर के पास, और वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कराएगा बाय इंक्रीजिंग द ब्रीदिंग बाय द रेस्पिरेटरी मसल्स। तो इसके थ्रू क्या होगा कि वो रिड्यूस कर देगा एक्स्ट्रा सेलुलर कार्बन डाइऑक्साइड का जो लाइक जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्स्ट्रा लेवल था बॉडी के अंदर, उसको आउटसाइड द बॉडी मूव करा देगा, और इस तरह से ये नेगेटिव फीडबैक है क्योंकि उसके नेगेटिवली कम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जो हमें स्टिमुलस मिल रहा है उसकी स्ट्रेंथ को कम करा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक बेसिकली क्या है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ होती है ओरिजिनल स्टिमुलस की। सही है। अब इसमें क्या है हमारे पास, इसमें एग्जांपल है कि यानी यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, यानी ड्यूरिंग द बर्थ जब बेबी का हेड मूव करता है इनटू द बर्थ कैनाल, तो ये क्या करता है, इसके रिजल्ट में क्या होता है कि ये प्रेशर इंसर्ट करता है, एक्सर्ट करता है सर्विक्स के ऊपर, और सर्विक्स के जब प्रेशर एक्सर्ट होगा तो वहाँ से हमारे पास जो है सेंसरी रिसेप्टर्स हैं उसको स्टिमुलेट करेगा, और वो क्या करेंगे, न्यूरल मैसेज लेके जाएंगे ब्रेन के पास, और ब्रेन क्या करेगा, वो रिस्पॉन्ड करेगा जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो पोस्टीरियर लोब है वहाँ से रिलीज़ होता है ये हार्मोन ऑक्सीटोसिन, वो इसको रिलीज़ कराएगा, और वो क्या करेगा, वो मज़ीद जो है कॉन्ट्रैक्शंस जो चल रही थी पहले उनको इंक्रीज़ कराएगा। यानी इसमें इसने क्या किया कि पहले जो था जो स्टिमुलस हमें मिला था उसमें कॉन्ट्रैक्शन जब हुई, कॉन्ट्रैक्शन चल रही थी, जब उसने प्रेशर एक्सर्ट किया सर्विक्स के ऊपर, रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, मैसेज लेकर गए ब्रेन के पास, और जब जो है रिस्पॉन्स जब रिड्यूस हो उससे फर्दर जो है कॉन्ट्रैक्शन से उनका लेवल मज़ीद इंक्रीज़ कर गया, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई। यानी इसमें जो है ये पॉजिटिव फीडबैक है क्योंकि ये हमारे पास जो इंक्रीज़ करा रहा है ओरिजिनल स्टिमुलस को। अब ये हमारे पास गेन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, वो प्रिसीजन अश्योरनेस, मतलब लाइक जो है जिसके थ्रू जो कंट्रोल सिस्टम है मेंटेन करता है होमोस्टेसिस को, उसको उसकी गेन बोलते हैं। गेन इज़ इक्वल टू करेक्शन बाय एरर। यानी हमारे पास जितने ज़्यादा कंट्रोल बड़े कंट्रोल सिस्टम होंगे, यानी जितनी ज़्यादा वो ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं उनकी उतनी ही ज़्यादा गेन होगी। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास कंट्रोल सिस्टम्स हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं बॉडी के टेम्परेचर को, ब्रीदिंग को, डिलीवरी ऑफ ब्लड को, इन सब की लार्जर गेन्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स आ रही है होमोस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम की। पहली है रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, इसको हम इस साइकिल से पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो टेम्परेचर है यहाँ पर नॉर्मल नहीं है, मतलब लाइक अबव है देन द नॉर्मल, सही है। स्टिमुलस क्या करेगा, सेम सेंसर, जब स्टिमुलस मिलेगा कैसे, जब चेंज होगी इंटरनल कंडीशन, यानी टेम्परेचर जो है नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है, तो सेंसर जाएगा कंट्रोल सेंटर के पास, सेट पॉइंट उसका 37 डिग्री सेल्सियस है, वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कराएगा, किसके थ्रू, ब्लड वेसल को डायलेट कराएगा, स्वेट ग्लैंड जो है स्वेट जो है रिलीज़ होगा, सिक्रीट करेंगे वो, उससे क्या होगा कि बॉडी का टेम्परेचर जो है फॉल करेगा और वो नॉर्मल पे आ जाएगा इस तरह, और ये है नेगेटिव फीडबैक। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल है कि अगर जो टेम्परेचर है वो बिलो है नॉर्मल, तो स्टिमुलस जाएगा सेंसर के थ्रू, सेंसर जाएगा कंट्रोल सेंटर के पास, और इफेक्ट प्रोड्यूस कराएंगे, वो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करा देंगे ताकि जो हीट जो है मज़ीद जो है टेम्परेचर पहले ही बॉडी का फॉल कर रहा है, तो वो मज़ीद हीट जो है वो लॉस ना हो, स्वेट ग्लैंड को इनएक्टिव कर देंगे। कैसे करेंगे, कंस्ट्रिक्ट करा देंगे ब्लड वेसल्स को। इस तरह भी ये नेगेटिव फीडबैक एग्जाम्पल है, और जो हमारे पास एंड क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर।
अब पहले उन्होंने एग्जांपल दी होमोस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम की वाया द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अब यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। जो है होमोस्टेसिस जो है उसको मेंटेन करना एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है एंडोक्राइन सिस्टम का। ऑलमोस्ट 8 मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि रिलीज़ कर रहे हैं और सिंथेसाइज कर रहे हैं, सिक्रीट कर रहे हैं ब्लड बॉर्न केमिकल सब्सटेंसेस को, जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन भी नोट कर सकते हैं। सिक्रीट जो करें, ठीक है, ब्लड बॉर्न जो केमिकल्स हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं, उनको हम हार्मोन्स कहते हैं। सही है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है एंडोक्राइन सिस्टम का जो रोल है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेंटेनेंस ऑफ द होमोस्टेसिस इज द इन द कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। यानी यहाँ पे इसका एक मेन रोल प्ले कर रहा है। एंडोक्राइन जो सिस्टम्स हैं, यानी जो ग्लैंड्स हैं, अपने हार्मोन्स के थ्रू वो कंट्रोल कर रहे हैं ब्लड ग्लूकोज के लेवल को। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई भी मील लिया है, कोई फूड इंटेक किया है और उसके रिजल्ट हमारे पास जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज़ कर गया है। अब ग्लूकोज का लेवल जो हमारे पास है, फॉर एग्जांपल अगर वो इंक्रीज़ कर जाता है अबव द नॉर्मल, तो उसके रिजल्ट में बॉडी क्या करेगी, रिस्पॉन्स रिड्यूस करेगी बाय एक्टिवेटिंग और रिलीजिंग द हार्मोन इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा, इसका लेवल जो है उसको कम कर देगा और उसको नॉर्मल पे ले आएगा। इसी तरह ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है होमोस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम की, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास टेस्ट ऑफ द होम्योस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पर मेंशन किया जो हमारे पास मस्कुलर एक्सरसाइज है वो एक ड्रामेटिक टेस्ट जो है वो प्रेजेंट करती है। यानी हमारे पास जो है जो मस्कुलर एक्सरसाइज है वो एक जो है उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो कोई भी कंट्रोल सिस्टम बहुत सी बड़ी भी उसकी गेम्स हैं तो उसको भी डिस्टर्ब करने का पोटेंशियल रखती है मस्कुलर एक्सरसाइज अगर लॉन्ग ड्यूरेशंस की है तो। यानी वो क्या करती है, अब हैवी एक्सरसाइज बंदा कर रहा है, प्रोलॉन्ग्ड कर रहा है, तो वो एक तो ओवर हीटिंग जो है वो हो जाएगी। बॉडी को जो ऑक्सीजन डिमांड्स है, ऑक्सीजन डिलीवरी है वो ज़्यादा हो, उसका लेवल इंक्रीज़ कर देगा। यानी जो लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 वो प्रोड्यूस होगी उसको आउट ऑफ द बॉडी मूव कराना पड़ेगा। अब इसके रिजल्ट में क्या होगा, ब्रीदिंग इंक्रीज़ होगी, ऑक्सीजन डिलीवरी फास्ट चाहिए हमें, और हमारे पास उसी लेवल और जिस लेवल पे प्रोड्यूस हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड उसी लेवल पे उसको हमें रिमूव करना है फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यानी बहुत रेयर है कि बॉडी जो है प्रोलॉन्ग्ड और जो स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज हैं उसके अंदर वो इसको होम्योस्टैटिक कंट्रोल मेंटेन रखे, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेंटेन सच कंट्रोल और होम्योस्टैटिक लेवल ड्यूरिंग इंटेंस प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइजेज। नेक्स्ट मेरे पास एक टर्म आ रही है, अडेप्टेशन रेफर्स टू द चेंज इन द structure and the function of the cell or organ system that result in improved ability to maintain homeostasis during stressful conditions। यानी इसमें क्या है कि हमारे पास जो है इसमें किसी सेल की या ऑर्गन सिस्टम की जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आता है, उसके फंक्शन में चेंज आता है, यानी वो अडेप्ट कर जाता है। उसके थ्रू वो क्या करता है कि उसकी एबिलिटी जो है इंप्रूव कर जाती है टू मेंटेन होमोस्टेसिस ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशन। यानी अगर आप रेगुलर बाउट ऑफ एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो इन इंटरमिटेंट स्ट्रेस, फॉर एग्जाम्पल इन हॉट इन्वायरमेंट, तो आपकी जो बॉडी है उसको अडेप्ट कर जाएगी। इससे क्या होगा, आप रेगुलर बाउट से परफॉर्म कर रहे हो तो उससे क्या होगा, प्रमोट करेंगी जो है बायोकेमिकल अडेप्टेशंस को विद इन द एक्टिव स्केलेटल मसल फाइबर्स। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि इस तरह की जो अडेप्टेशन होती है यानी इम्प्रूव्ड फंक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग होम्योस्टैटिक सिस्टम इज टर्म्ड एज एक्लीमेशन। अब हमारे पास ये जो इम्प्रूव्ड एबिलिटी है सेल्स की और ऑर्गन सिस्टम्स की कि वो इस इम्प्रूव्ड एबिलिटी से मेंटेन करें होमोस्टेसिस को, तो वो अकर होती है वाया वैरायटी ऑफ सेल सिग्नलिंग मैकेनिज्म्स। अब सेल सिग्नलिंग क्या है, ये एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है